अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान मुख्तलिफ तबक़ों और ज़ातों अक़ीदों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहज़ीब का अलमबरदार मुल्क करार देते हुए मारूफ कालम निगार शुजात अली सूफ़ी IIS की ASJ न्यूज़ से ख़ास मुलाकात। मजहबी तासुब व मजहबी जुनूनियत का विचारधारा का जवाल शुरू हो चुका है। बिला मजहब व मिलत, रंग व नस्ल, जात पात, जबान व अकीदा, प्यार और मोहब्बत वाली विचारधारा वाले दौर का बहुत जल्द आगाज मुमकिन। हर उरूज को जवाल यकीनी। आने वाले इंतखाबात में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इख्तिदार की हासिल होने की पेश क़यासी। आइए देखते हैं मुकम्मिल बातचीत। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आइए देखते हैं मुकम्मिल बातचीत। शुजात भाई, सबसे पहले आज़मीन हज के जो काफिले जा रहे हैं, इस तकरीब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर अपने आप को दूर रखा है, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है इन पर तनकीद करे, खासतौर पर कांग्रेस। और दूसरी तरफ जो है होम मिनिस्टर साहब ये बोलते नहीं थकते कि चीफ मिनिस्टर एक सेकुलर हमारा सीएम है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी अपोजिशन का कहना है कि इनको खुफिया एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोई खुफिया एजेंडा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा एजेंडा है। वो नहीं चाहते कि जो कट्टर फिरका परस्त जो वोटर्स हैं अक्सरियती तबके में, उनको वो नाखुश करना नहीं चाहते। और वो एक मिसाल देना चाहते कि देखो मैं कितनी दूरी अपनाया हुआ हूँ, मैं ओवर इंथियास्टिक नहीं हूँ माइनॉरिटीज के मामले में। ये मैसेज देना चाहते हैं वो सियासी तौर पे। और दूसरा सवाल ये है कि 28 जून को पटना में अपोजिशन पार्टियों का एक मुशावरती इजलास की तैयारियां चल रही है। आपकी नजर में ये कैसा है और इसके क्या मुस्बित नतीजा बरामद होने की कुछ उम्मीद है क्या? ये जो इज्तिमा है अपोजिशन का, ये दरअसल मोदी के खातिमे का आगाज मैं इसको कहूँगा, क्योंकि एक बहुत अरसे से ये बात चली आ रही थी कि अगर 1 to 1 फाइट हो तो भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित किया जा सकता है। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है और इसमें अपोजिशन काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। इस इज्तिमा की खूबी ये है कि इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर खरगे साहब और नौजवान दिलों की धड़कन कहिए या कांग्रेस की नई जान कहिए, राहुल गांधी भी शरीक हो रहे हैं, जिससे इस बात का आपको एक वाज़ेह सबूत मिलता है कि अपोजिशन इंतहाई संजीदा है मोदी की फिस्ताई हुकूमत को हटाने के मामले में। आने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का क्या इंतखाबी हिकमत अमली हो सकती है या क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए? और उनके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, रोजगार के ताल्लुक से हवाले से या जो है उनके रिजर्वेशन के ताल्लुक से या किस चीज से जो है उसमें जो है ना मामला रहना चाहिए? बहुत ही लंबा सवाल आपने किया है। एक बात तो पक्की है कि यहाँ से भी BRS का खातिमा यकीनी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में जिस अंदाज का नतीजा आया और जिस अंदाज में लोग मुत्तहिद हुए, क्या अक़लियत, क्या शेड्यूल कास्ट, क्या शेड्यूल ट्राइब, क्या कुरमा तबका, ये सब के सब मुत्तहिद होकर बीजेपी को हटाने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इत्तेहाद के इम्कानात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी जीत हासिल करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक सवाल हिकमत अमली का है, कांग्रेस पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि तमाम फ़िरक़ों के लिए, तमाम तबक़ों के लिए, तमाम माशी एतबार से कमज़ोर लोगों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ले आएंगे, डिक्लेरेशंस ले आएंगे। जैसे यूथ डिक्लेरेशन प्रियंका गांधी ने ऐलान किया यूथ डिक्लेरेशन का, उसमें बेरोज़गार नौजवानों को वजीफ़ा देने की बात की गई है उस वक्त तक जब तक कि उनको नौकरी ना मिल जाए। उसी तरह अक़लियतों के मुताल्लिक़ भी एक स्कीम आने वाली है। बहरहाल हर तबके के लिए, हर फ़िरक़े के लिए कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्कीम आएगी। जैसे कि 5 गारंटीज दी गई हैं कर्नाटक में, उस पर अमल भी शुरू हो गया है। औरतें वहाँ पर फ्री फिर रही हैं बसों में, और जो 200 यूनिट का जो मामला था वो भी अप्रूव हो गया है पहली कैबिनेट में। तो यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे काम
किए जाएंगे। और एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है कि अब फिरका परस्ती की बात नहीं चलेगी, अब चलेगा माशी एजेंडा, कि आप माशी तौर पर क्या करना चाहते हैं, आवाम की किस तरह से खिदमत करना चाहते हैं, आवाम को किस तरह से सहूलतें देना चाहते हैं, आवाम की गुर्बत को किस तरह दूर करना चाहते हैं। इन मुद्दों पर, इन नुक्तों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खबरस्तान, शमशाद, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को लव जिहाद, माशी जिहाद, इस तरह के चिचोरे नारों को जो है अब लोग जो है किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे उनसे, और माशी एतबार से माशी मसाइल पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। कर्नाटक के इंतखाबात से कबल आपने पेशा ख्यासी की थी कि कर्नाटक में कांग्रेस जो है ना इख्तिदार हासिल करेंगे। अब आइंदा आपके पेशे ख्यासी क्या है कि तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, इन इंतखाबात में कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ रहेगा? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजने वाली है? अभी जो नतायज कर्नाटक के आने के बाद जो मुख्तलिफ रियासतों का तजिया किया गया, तो उसमें एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत कर्नाटक से भी आसान तरीके से हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीत होगी, और राजस्थान में भी जिस अंदाज में गहलोत काम कर रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस की जीत के सारे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। अब एपोजिशन के लिए आने वाले 2024 में अब नहीं तो कभी नहीं की पॉलिसी है क्या? उनका मौक़िफ़ क्या है? अब नहीं तो कभी नहीं, तो अब कुछ करना चाहिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने हथियार थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता था वो था फिरका वाराना बुनियाद। वो बुनियाद तो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गई है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बल्कि आपने देखा भी होगा कि मोदी साहब ने जय बजरंग बली का नारा लगाकर बटन दबाइए। मैं नहीं समझता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कहना चाहिए था। उसके बावजूद लोगों ने उनकी बात को जो है मजाक में लिया और उनको नकार दिया। जहां जहां उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रोड शो किए, वहां पर नतीजा 90% जो है नाकाम रहा। तो मेरा अर्ज करना यह है कि अब नहीं तो कभी नहीं की जो बात है वो गलत है, इसलिए कि किसी को अगर उरूज मिलता है तो सवाल यकीनी है। आप एक बुलंद तरीन चोटी पर चले जाएंगे तो कब तक वहां रहेंगे, आपको तो उतरना पड़ेगा। तो जवाल और उरूज और जवाल दोनों एक साथ लगे हुए हैं। अब बुरी तरह जवाल शुरू हो चुका है बीजेपी का, और हिंदुस्तान का उरूज शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी का जवाल का मतलब फिरका परस्ती का खातिमा, फिरका परस्ती का खातिमा का मतलब माशी तरक्की। एक आखिरी सवाल ये है कि आरएसएस थिंक टैंक का भी ये मानना है कि ऑर्गेनाइजर बोल के एक पेपर है, उसके अंदर इन ख्यालात का इजहार करके अब 2024 में मोदी मैजिक या मोदी साहब का फेज नहीं चलेगा, और फिरके परस्ती का जो झंडा था हिंदुत्व का वो भी नारा नहीं चलेगा, तो अब क्या चलेगा? देखिए, 2014 से लेकर अब तक अगर आप तजिया करेंगे तो बीजेपी का कोई कामयाब जो है झंडा नहीं गाड़ा गया, क्योंकि बीजेपी को या तो 32% वोट मिले या फिर 37% वोट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63% लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं, तो आपका उरूज हुआ ही नहीं। सिर्फ आपने झूठे नारे, जैसे 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, इस तरह के बड़े बड़े झूठे नारे दिए। उसकी जो है चाल में लोग आ गए, उसके जाल में लोग फंस गए और बीजेपी को वोट दिया। कुछ तो फिरका परस्ती और कुछ तो जो है खुशकुन नारे, ये दोनों मिलकर के बीजेपी को कामयाब बनाए थे। लेकिन अब वो नारे भी खत्म हो चुके हैं और झूठ के जो है पलंदे सबके सामने आ चुके हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी को अब अपोजिशन में बैठना है, उनको अपोजिशन में बैठने से कोई रोक नहीं सकता। सब एक आखिरी सवाल, बहुत बेहतरीन आपने बात कही कि 37% ने लोगों में इनके हक में दिया और तकरीबन 63% ने इनके मुखालिफ बीजेपी को दिया। तो आप क्या समझते हैं कि 2024 में 37 बार नाम जो है 63 इलेक्शन है? 100% है। इसका सबूत आपको मिल चुका है कर्नाटक में। मोहब्बत की जंग में, नफरत और मोहब्बत की जंग में मोहब्बत कामयाब हुई, नफरत का बाजार खत्म हुआ और मोहब्बत की दुकानें उरूज पर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया ए जरिए से बात करने के लिए सुजात भाई। बहुत बहुत